नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर ये तीनों ही अपने मॉम और डैड के कमरे में देख चुके थे कि उन्हें वहाँ पर अपनी नानी माँ नहीं मिली। इधर रिया अभी ये बातें ही कर रही थी कि आखिर उनकी नानी माँ कहाँ चली गई। तभी उन्हें सामने से यश और पिंकी आते हुए दिखाई देते हैं। या पिंकी रिया से कहती है, रिया सच में ये पैलेस कितना बड़ा है, मैं तो सच में घूमते घूमते थक गई हूँ। इधर अब पिंकी की बात पर अब रिया कहती है, आप पिंकी ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पता है तुम्हें अलेक्जेंडर के बड़ी के पैलेस में हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा एक फ्लोर है गेम खेलने के लिए और सब वहाँ पर पता है सभी के ही मनपसंद गेम है। रिया ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात पर अब यश कहता है, क्या सच में, क्या तुम सच कह रही हो कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर पूरा एक फ्लोर ही गेम खेलने के लिए हो। अब यश की ये बात सुनते ही इससे पहले कि रिया कुछ भी कहती तभी अलेक्जेंडर बात को संभालते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं यश, ये तो झूठ बोल रही है। इसने एक सपना देखा है और शायद सपने में ही उसने ये सब देखा है। वो डैड को बताना चाहती है कि उसने सपने में क्या क्या देखा है, क्योंकि उसे पूरा एक फ्लोर अपने गेम खेलने के लिए चाहिए है। अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब रिया अपने दोनों ही हाथों को अब अपनी कमर पर रख लेती है और अब वो अलेक्जेंडर से कहती है, अच्छा तो मैंने सपना देखा है, यही कहा ना तुमने। ये कहते हुए ही रिया भी अपने भाई को घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने तो बात को संभाला था। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी को भी उसके बड़ी के बारे में पता चले। लेकिन रिया अभी अलेक्जेंडर की इस बात से गुस्सा हो जाती है। तो वहीं अब आर्यन उसे आंखों के इशारे से ही अभी के लिए चुप रहने के लिए कहता है, ताकि रिया यहाँ पर इनके सामने अभी कोई भी तमाशा ना करे। इधर आर्यन अब पिंकी से कहता है, पिंकी कल क्रिसमस है ना, तो हर साल हमारे बड़े हमारे लिए कुछ ना कुछ तो प्लान करते हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार हम कुछ करें। ये सुनते ही अब पिंकी ने कहा, आर्यन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर क्रिसमस ट्री है। इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ है ना, गार्डन के बीचों बीच में एक ट्री है, बस हमें डेकोरेटिव आइटम चाहिए उसे डेकोरेट करने के लिए। मैं हेड सर्वेंट से कह देती हूँ ना, क्योंकि हेड सर्वेंट से कहकर मैं उन्हें अभी मंगवा देती हूँ। और वैसे भी आज वो 7-7 तक चले जाएंगे और कल उनकी छुट्टी है। और हाँ हमें प्लम केक भी तो बनाना है ना। चलो चलो बहुत काम करना है, ये तो हम भूल ही गए थे। सबसे पहले तो मैं लिस्ट बनाकर उसे हेड सर्वेंट अंकल को दे देती हूँ, ताकि तब तक हमारा सारा का सारा मटेरियल हमें मिल जाए। जल्दी करो, इससे पहले हम लेट हो जाएं। ये कहते हुए ही वो सभी बच्चे अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और वहां जाने के बाद अब वो सभी अपना लिस्ट बनाने लगते हैं कि उन्हें क्रिसमस डे के लिए उन्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हैं। इधर रिया और पिंकी ने केक बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो वहीं ट्री को डेकोरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्यन, अलेक्जेंडर और यश की थी, क्योंकि पांचों ही बच्चों ने यहाँ पर अपना अपना काम आपस में बांट लिया था। इधर मोबाइल की हेल्प से बच्चों ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर दी थी। रिया अपनी और अलेक्जेंडर की लिस्ट को लेकर अब अपने रूम से बाहर आ जाती है और अब वो एलिवेटर के पास जाने लगती है। तो वहीं अब यहाँ पर सभी रूम को ठीक करने लगते हैं। रिया अब जैसे ही एलिवेटर से ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो सामने उसे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हेड सर्वेंट दिखाई देते हैं। तो अब उन्हें वहां पर देखकर अब रिया उनके पास जाती है और उनके पास जाकर उन्हें कहती है, हेलो अंकल। अब यहाँ पर इस आवाज को सुनकर अब हेड सर्वेंट पीछे मुड़ते हैं और वो देखते हैं तो उनके सामने रिया खड़ी थी। रिया को देखकर अब हेड सर्वेंट कहते हैं, हेलो रिया बेबी, क्या हुआ, आप यहाँ, क्या आपको कुछ चाहिए था। हेड सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब रिया अपने हाथ में ली हुई उस लिस्ट को उन्हें देते हुए कहती है,
हाँ अंकल, मुझे आपसे ये सामान चाहिए था, आप प्लीज़ ये सामान लेकर आ जाइएगा। हेड सर्वेंट अब रिया के हाथ से उस लिस्ट को ले लेते हैं और उस लिस्ट के बाद अब वो उसे चेक करते हैं कि आखिर रिया ने उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। उस लिस्ट को अच्छे से देखने के बाद अब वो कहते हैं यस श्योर बेबी, और वैसे भी हम मार्केट ही जा रहे हैं रिया बेबी, तो आपको ये सामान जल्दी ही मिल जाएगा। 2 घंटे में मैं ये सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद मैं इसे आपके कमरे में भिजवा दूंगा। अब हेड सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब रिया खुश होती है और अब वो उन्हें थैंक यू बोलती है। इधर अब रिया के थैंक यू पर अब हेड सर्वेंट भी उन्हें वेलकम कहते हैं। इधर रिया अब वापस से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही रिया घूमकर वापस कमरे की तरफ बढ़ती है तभी उसके कानों में अब किसी के गाने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर अब रिया समझ गई थी कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उनके राहुल चाचू की ही होगी, क्योंकि यहाँ पर तो गाना बस वही गा सकते हैं। इसलिए ये सोचते हुए ही रिया को अब याद आता है कि उसे तो अपनी नानी माँ से मिलना था और उन्हें ढूंढना भी था, लेकिन उससे पहले अब वो अपने नानू से मिलकर उन्हें सॉरी बोल देगी, क्योंकि उसने जो अपने नानू के लिए सरप्राइज सोचा था वो रिया पूरा नहीं कर पाई। ये सब सोचते हुए ही रिया अब करण गुलेरिया के रूम की तरफ बढ़ जाती है। तो वहीं इधर अपने रूम में बैठी हुई अंजलि मल्होत्रा अपने मन में ही सोचती है कि उसे आकाश से एक बार बात करनी चाहिए कि आखिर राज्यसभा में वहाँ पर क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ होगा वहाँ पर, क्या सच में लतिका सेफ है, क्या लतिका की कस्टडी उन लोगों को दे दी गई है या नहीं। ये सब सोचते हुए ही वो अब अपने रूम से बाहर निकलकर आकाश गुलेरिया के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो वहाँ पहुँच जाती है तो वो आकाश के रूम को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर दरवाज़ा सामने से श्रेया ने खोला था, इसलिए सामने श्रेया को देखकर अब अंजलि मामी कहती है बेटा श्रेया, आकाश कहाँ पर है। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब श्रेया कहती है आंटी आप पहले अंदर आइए, वो आकाश इस वक्त रानी साहिबा से वीडियो कॉल पर ही बात कर रहे हैं, शायद वो अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है ठीक है, फिर जब उनका काम पूरा हो जाए तो उससे कहना कि वो मुझसे आकर बात करे। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है ठीक है आंटी, एज यू विश। वैसे श्वेता कहाँ पर है। श्रेया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है श्वेता वो तो लक्ष्य के साथ ही बिजी है। ये सुनते ही अब श्रेया कहती है ये सही है, आप प्लीज अंदर आइए ना, पिंकी तो यहाँ आने के बाद हमें भूल ही गई है। सच में बच्चों के साथ ही कितना खुश रहते हैं। श्रेया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है कि वो अपने भाई और बहनों के साथ हैं और उनके साथ ही वो बिजी हैं, क्योंकि वो बहुत समय के बाद जो एक दूसरे से मिलते हैं ना, जैसे ही हम सभी बिजी रहते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ही बच्चे होते हैं। इधर अंजलि मल्होत्रा अंदर आते हुए ही श्रेया के साथ बात करने लगती हैं, तो वहीं अब तक रिया भी करण गुलेरिया के रूम के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। करण गुलेरिया के कमरे के पास आकर अब वो उनके दरवाजे को नॉक करने लगती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर करण गुलेरिया अब अपने सेंस में आते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक बस स्वाति मल्होत्रा को ही निहारने में लगे हुए थे। जैसे ही अब उन्हें आवाज़ सुनती है तो वहीं अभी इस आवाज़ को सुनकर स्वाति मल्होत्रा भी अब अपनी आंखों को खोलती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा की आंखें खुली तो वो सामने एकदम से करण गुलेरिया को देखती है और उसे करण गुलेरिया को इस तरह से खुद को निहारता हुआ देखकर अब वो कहती है तुम कब आए। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, वैसे बाहर कौन आया होगा। करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा अपने रूम में बने स्टैचू से कहती है स्टैचू प्लीज गिव मी अपडेट हु इज आउटसाइड। इस बात पर अब स्टैचू कहती है रिया बेबी इज आउटसाइड। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि जाओ जाकर दरवाजा खोलो, तुम्हारी लिटिल एंजल आई है तुमसे मिलने के लिए। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं क्या वो तुम्हारे बारे में जानती है।
करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। इस रिएक्शन पर तो अब करण गुलेरिया बिल्कुल से ही हैरान हो जाते हैं कि सच में रिया भी अपनी नानी माँ के बारे में जानती है। कि तभी अब उन्हें एक बात अचानक से याद आती है कि रिया ने उनसे कहा था कि उसने उनके लिए कोई सरप्राइज़ रेडी किया है। कहीं वो सरप्राइज़ स्वाति ही तो नहीं, क्योंकि जब वो कुछ समय पहले जब रिया से मिले थे तो रिया ने उन्हें सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने उन्हें ये बताया था कि नानू मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया है। लेकिन नानू जब आपको सरप्राइज़ के बारे में पता चलेगा ना तो आप बहुत ही खुश होंगे। यहाँ करण गुलेरिया ये सब सोच रहे थे कि तभी उनके कानों में अब स्वाति मल्होत्रा की फिर से आवाज़ आती है, मिस्टर गुलेरिया क्या सोच रहे हो? अब जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो, वरना वो सभी को ही यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देगी। ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं हाँ मैं जाकर खोलता हूँ। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब दरवाजे के पास जाते हैं और जब वो उसे खोलते हैं तो उनके सामने उदास चेहरे को लेकर रिया खड़ी हुई थी, क्योंकि रिया के चेहरे को देखकर ही साफ साफ पता चल रहा था कि आज वो कितनी उदास थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज वो अपने आप से ही काफी डिसअपॉइंटेड हो। रिया को इस तरह से उदास देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं क्या हुआ है रिया? इस तरह से इतनी उदास होकर क्यों खड़ी हुई हो? अपने नानू की इस बात पर अब रिया कहती है सॉरी नानू, मैं आपका सरप्राइज़ रेडी ही नहीं कर पाई। सॉरी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन सरप्राइज़ देने से पहले ही मैं उसे दे ही नहीं पाई। अब रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया तो अब कुछ देर तक तो चुप रहते हैं। अब वो थोड़ा सा झुककर अब रिया के चेहरे को अब अपने हाथों से ऊपर उठाकर कहते हैं कि जब वो सरप्राइज रेडी हो जाएगा रिया तो आप मुझे बता देना। डोंट वरी, मैं तुम्हारे सरप्राइज का वेट करूँगा। अगर तुम मुझे सरप्राइज अभी नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपनी एंजल पर इतना भरोसा है कि वो मुझे सरप्राइज ज़रूर देगी। अब अपने नानू की ये बात सुनते ही रिया के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है और अब वो करण गुलेरिया को हक करते हुए कहती है थैंक यू नानू, यू आर द बेस्ट नानू इन द होल वर्ल्ड। रिया को अब हक करते हुए ही अब करण गुलेरिया अब उसे कहते हैं चलो रिया अब अंदर आओ। इस बात पर अब रिया कहती है अभी नहीं नानू, मैं बहुत बिजी हूँ अभी। मैं बस आपको ये कहने के लिए ही आई थी कि मैं आपको आज सरप्राइज नहीं दे पाऊंगी। और ये कहते हुए ही रिया अब वहाँ से भागकर सीधा ही एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। वो एक बार अपने नानू के साथ अंदर आकर नहीं देखती कि जिस सरप्राइज की वो बात कर रही थी, यानी कि उसकी नानी माँ तो अंदर उसके नानू के कमरे में ही थी। तो वहीं करण गुलेरिया अभी अपने मन में ही सोचते हैं कि पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया दरवाजे को वापस से बंद कर देते हैं और अब वो वापस अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं। करण गुलेरिया अब कमरे के अंदर आने के बाद अब वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पास आकर बैठ जाते हैं और अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं स्वाति, बस एक सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ, तुम मुझे जब छोड़कर मनाली क्यों चली गई थी और वहाँ जाकर तुमने किसी और से शादी क्यों की? क्या तुमने मेरी बेटी को किसी और का नाम क्यों दिया, जबकि तुम जानती थी कि वो बेटी तो मेरी है। और चलो मुझ पर भरोसा नहीं था, ये माना मैंने कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन तुम्हें धनंजय पर तो इतना भरोसा था ना, तो फिर उसे अनिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने दे दी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त मेरी बेटी को एक बेहतरीन जिंदगी देता, तो तुम फिर उसे धनंजय को भी तो दे सकती थी ना, जब तुमने उसके भरोसे उसे छोड़ा था। तो करण की ये सारी बातें सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है मिस्टर गुलेरिया, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अब सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि ये बात तो हमारी पहले भी हो चुकी है। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अपनी जगह से उठकर अब सीधा ही कबर्ड के पास जाकर अब एक बटन को प्रेस कर देती है
और अब वो करण से कहती है, मिस्टर गुलेरिया मैं बस अभी आती हूँ, तुम कहीं जाना मत, तुम मेरा इंतज़ार करना। ये सुनते ही इधर करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें भी स्वाति पर भरोसा था कि जरूर वो कुछ लेने के लिए गई है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा अब उस बटन को प्रेस कर कर अब वहाँ से अंदर चली जाती है। और अब वो अंडरग्राउंड होते हुए ही वो अनिका और रोहित इन दोनों के कमरे में आ जाती है। अनिका और रोहित के कमरे में आने के बाद अब वो वहाँ से एक ड्रॉयर को चेक करने लगती है और साथ ही अब वो यही कहती है कि मैंने जो रोहित को टैबलेट दी थी अनिका की याददाश्त को वापस लाने के लिए, वो कहाँ पर है। रोहित ने रखी है। कुछ देर तक जब उसे कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला तो अब वो फिर से उस स्टैचू के पास जाती है और उस स्टैचू के पास जाकर अब उस स्टैचू को कहती है कि मैंने टेरेस पर रोहित को कुछ टैबलेट दी थी, वो कहाँ पर रखी हैं। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर वो स्टैचू कहती है इन द कबर्ड सेकंड ड्रॉर। ये अब उस स्टैचू की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अब स्टैचू के द्वारा बताए हुए उस कबर्ड के पास जाकर उसे खोल देती है और फिर उस ड्रॉर से उन टैबलेट को लेकर सीधा ही सीक्रेट रास्ते से अपने रूम की तरफ फिर से जाने लगती है, क्योंकि आज स्वाति मल्होत्रा ने फाइनली सोच लिया था कि अब उसे इन टैबलेट को करण को देकर उसकी याददाश्त को वापस लाना होगा, ताकि करण को फिर खुद ब खुद सब कुछ ही याद आ जाए। इधर कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में आ जाती है तो वो देखती हैं कि करण गुलेरिया को वो जैसे छोड़ के गई थी वो वैसे ही अभी भी उसका वैसे ही बैठकर वेट कर रहे थे, वो अभी भी उसी पोजीशन में ही बैठे हुए थे। जैसे ही अब स्वाति मल्होत्रा आती है तो अब करण गुलेरिया उसे देखकर कहते हैं कहाँ गई थी तुम स्वाति। अब करण की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अनिका और रोहित के रूम में। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया एक शॉकिंग रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू स्वाति, इस तरह से शादीशुदा बेटी के रूम में जाना अच्छा लगता है क्या। अब करण की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया के पास आकर कहती है लास्ट 3 से 4 घंटे से आपकी बेटी और दामाद अपने रूम में नहीं हैं, तो मुझे शर्म क्यों आएगी मिस्टर गुलेरिया। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में सोचती है थैंक गॉड कि जॉन ने मुझे बता दिया था और अनिका, रोहित और उनके साथ एनी ये सभी ही किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए हैं। स्वाति मल्होत्रा को अब किसी सोच में खोया हुआ देखकर अब करण कहते हैं अब क्या हुआ स्वाति, अब क्या सोच रही हो तुम, क्या मुझे कुछ बताओगी या ऐसे ही सोचती रहोगी। करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा उस टैबलेट को अपने हाथ में लेकर अब करण गुलेरिया को कहती है कि आप अभी अपना मुंह खोलिए, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी अब अपना मुंह खोल देते हैं और करण गुलेरिया का मुंह खुलते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब उस हाथ में ली हुई उस टैबलेट को अब उसके मुंह में डाल देती है और साथ ही अब वहां पर जो पानी का गिलास टेबल पर रखा हुआ था उसे अब करण को देते हुए कहती है इसे पी लीजिए मिस्टर गुलेरिया। अब स्वाति की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया भी अब उस पानी को पी लेते हैं, लेकिन वो बस अब हैरानी से स्वाति को ही देखते रहते हैं कि शायद स्वाति उसे अब कुछ कहेगी, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसने ये टैबलेट किस चीज की ली है। अब इससे पहले कि वो स्वाति से कुछ भी कहते तभी कुछ ही देर में अब उनकी आंखें अब हैवी होने लगती हैं और उसका सिर अब बिल्कुल ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही भारी हो गया हो। उसके माथे पर पसीना निकल रहा था और उसके कदम भी अब लड़खड़ा रहे थे। स्वाति अब समझ गई थी कि अब टैबलेट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए करण गुलेरिया को इस तरह से लड़खड़ाता हुआ देखकर अब स्वाति उन्हें संभालते हुए कहती है करण संभालो खुद को। ये कहते हुए ही अब वो करण गुलेरिया के एक हाथ को अपने कंधे पर रखते हुए ही उन्हें जैसे तैसे बेड पर लेकर आ जाती है और उसे अब वहां पर बेड के पास लाने के बाद अब उसे उस बेड पर लेटा देती है। कुछ ही देर में इधर करण गुलेरिया का सिर पीला पड़ने लगा था। उसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा समझ जाती थी कि किंग ने करण की याददाश्त मिटाने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया होगा, क्योंकि ये याददाश्त यहाँ पर करण की याददाश्त यहाँ पर किंग ने मिटाई थी। जिस तरह से वो टैबलेट की वजह से उसका रंग पीला हुआ वो कोई ऐसा वैसा इंजेक्शन नहीं था। अब स्वाति यही सोचती है अगर किंग चाहे तो 2 दिन में अनिका की याददाश्त को वापस ला सकते
थे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस तरह जब स्वाति मल्होत्रा ने अनिका की याददाश्त को छीन लिया था, जब दमयंती के चंगुल से वो निकल कर आई थी, तो उस समय भी तो किंग अनिका की याददाश्त वापस ला सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे द्वारा उसकी छीनी हुई याददाश्त के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? और वो डॉक्टर जिसने खुद अनिका मुझसे भी अच्छी डॉक्टर बनाई है, जिसने उसे सब कुछ सिखाया था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक को साथ में अगर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस एक डॉक्टर को रेशो पता होना चाहिए। आखिर कौन है वो जिसने अनिका को डॉक्टर अमृता बनाया है? आखिर उन तक इतने सालों से कोई भी क्यों नहीं पहुंच पाया है? वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? अनिका को बचाने के लिए कितने ही सवाल हैं मेरे अंदर, जिसका जवाब या तो सिर्फ अनिका ही दे सकती है या फिर रेखा। लेकिन क्या मुझे अब रेखा के सामने जाना चाहिए उन सवालों को जानने के लिए? क्योंकि जिस तरह से अनिका ना जाने कितने ही सवालों को ढूंढ रही है, खुद मेरे भी मन में ना जाने कितने ही सवाल हैं, या फिर मुझे अनिका से ही खुद उनके बारे में बात करनी चाहिए। कौन है वो जो मेरे और किंग की तरह ही इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया में नहीं है? क्योंकि वो जो कोई भी है वो भी हमारी तरह हर एक चीज को जानने वाला है। आखिर क्यों रोहित की मदद के लिए किंग सामने नहीं आए थे? वैसे मैंने दमयंती के किले के पास उनके फाइटर को तो उसी वक्त ही देख लिया था जब मैं वहां पर अनिका को बचाने के लिए गई थी। अगर अनिका वहां से खुद भाग कर नहीं आती ना, तो किंग के फाइटर दमयंती के उस काले साम्राज्य को एक झटके में ही खत्म कर देते, उसे वहीं ताश की गड्डी की तरह तहस नहस कर देते और वो अनिका को भी बचा लेते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहती थी कि वो सामने आए। मुझसे तो किंग ने सारे ही कॉन्टैक्ट उस समय पर तोड़ दिए थे। उन्होंने मुझे आज भी याद है कि जब हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार किया था तो हम दोनों ही उस समय काफी घायल थे। 1 मिनट के अंदर ही हम दोनों की बॉडी को एक्सचेंज कर दिया था और दुश्मनों को लगा था कि वो किंग और मेरी बॉडी को जला रहे हैं, क्योंकि इतने घायल होने के बाद भी किंग की स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने फिर भी हम दोनों की बॉडी को एक्सचेंज कराया। लेकिन हम तो कहीं और ही थे। जब मेरी आंखें खुली तो मैं पेरिस के घने जंगलों में थी और वो भी अकेले। यहाँ स्वाति मल्होत्रा भी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में अब करण गुलेरिया के करहाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसके कानों में अब करण की आवाजें आई दर्द से तड़पते हुए की, तो तब एकदम से स्वाति अपने सेंस में आती है। जैसे ही स्वाति अब मल्होत्रा अब उन्हें देखती है तो करण गुलेरिया की बॉडी अब बिल्कुल ही पूरी तरह से अब स्टेबल थी। स्वाति अब जान गई थी कि अब बस कुछ ही समय में करण को फिर से होश आ जाएगा। तो वहीं अब दूसरी तरफ इधर रिया हॉल में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अब तक उसके भाई और बहन भी वहां पर आ जाते हैं और वो सभी अब वहां पर रिया को इस तरह से देखकर समझ जाते हैं कि रिया यहाँ पर हेड सर्वेंट का ही वेट कर रही है। इसलिए वो सभी भी अब रिया के साथ हेड सर्वेंट के आने का वेट करने लगते हैं। इधर अब पिंकी वेट करते हुए कहती है और कितना वक्त लगेगा उन्हें आने में? इस बात पर अब रिया कहती है बस पिंकी आते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 घंटे का समय दिया था। ये सभी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे कि तभी अब लिफ्ट से नीचे आयशा, मारवा और रेखा मूर्ति आ जाती हैं। उन दोनों को इधर आता हुआ देखकर अब रिया कहती हैं आप दोनों यहाँ। अब रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है बेटा आज 24 दिसंबर है ना, तो सभी को छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए और सारे ही सर्वेंट की छुट्टी है, तो रात का डिनर हम बनाएंगे, क्योंकि आज डिनर बनाने के लिए कोई है भी तो नहीं। अब अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब पिंकी आर्यन के कान में कहती है हम केक कब बनाएंगे, अगर अभी ये सब वहाँ पर खाना बनाने लग गए तो। पिंकी की इस बात पर अब आर्यन कहता है आफ्टर डिनर हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे उनसे, इसलिए अब बच्चे अपनी पूरी प्लानिंग करने के बाद अब उनसे कहते हैं हमें भी आप दोनों की हेल्प करनी है। अब बच्चों की ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है अभी नहीं बच्चों, आप सभी जाकर खेलिए, हम डिनर प्रिपेयर कर लेंगे।
ये सुनते ही अब रिया कहती है, दादी माँ आप मेरे लिए क्या बनाएंगी, क्योंकि आज तो खाना आप बना रही है ना, तो उसमें स्पेशल क्या होगा मेरे लिए। रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, तो सरप्राइज तो है। इसके बाद अब आयशा मारवा और रेखा मूर्ति दोनों ही अब किचन में जाती हैं और वो अब स्टाफ से कहती हैं कि आप सभी की छुट्टी तो शुरू हो गई है ना, तो आप सभी अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी तक आप सभी यहाँ से गए क्यों नहीं। अब उनकी इस बात पर अब एक सर्वेंट कहता है, मैडम अभी हम आधे घंटे रुक सकते हैं, और वैसे भी हेड सर्वेंट मार्केट गए हैं 2 दिन का सामान लेने के लिए। अब उनकी इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, बस 2 दिन का ही लाना है, उसके बाद तो ये पैलेस खाली हो जाएगा। इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है कि जब यहाँ आए थे तो सोचा नहीं था कि इतना लगाव हो जाएगा इस पैलेस से। ये सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, लगाव तो रहने वाले लोगों से होता है, और वैसे भी इस पैलेस में अच्छे बुरे सभी दिन देखे हैं एक साथ, और रिया का रूठना, मनाना और चिल्लाना बहुत याद आएगा। यहाँ रेखा मौसी और आयशा मारवा अपनी ही पुरानी यादों में चली जाती हैं जो उन्होंने यहाँ पर इस पैलेस में बिताई थी। जब वो इस पैलेस में यहाँ पर आई थी तब से लेकर अब तक की सारी ही बातों को अब वो रिकॉल करने लगती है। उन्हें ऐसे देखकर अब वहाँ पर एक स्टाफ आकर कहता है, मैडम हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब उसकी इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज का डिनर हम खुद प्रिपेयर करेंगे, और हाँ अब आपको भी अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली भी आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना डिजर्व करती है। आप लोगों की भी अपनी एक फैमिली है, इसलिए अभी जाइए यहाँ से। जहाँ ये सभी अभी बातें कर रहे थे कि तभी उनके कानों में अब फिर से रिया की आवाज़ आती है, जो कि कह रही थी, वाओ ममा यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। इस बात को सुनकर तो अब आयशा मारवा और रेखा मौसी वहाँ पर जहाँ रिया ये बात कह रही थी वहीं पर आ जाती हैं। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो अपने सामने अनिका और रोहित को देखकर तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अनिका अब रोहित से कहती है, कहा था ना के पीछे के रास्ते से चलते हैं मिस्टर मारवा, लेकिन आपको तो फ्रंट डोर से ही आना था। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, अरे अनिका तो इसमें नाराज क्यों हो रही हो, मुझे क्या पता था कि ये लोग यहीं पर ही होंगे। वैसे ये सभी यहाँ हॉल में कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। रोहित की इस बात पर अब अनिका रोहित को घूरते हुए कहती है, बच्चे हैं एक जगह टिक कर कैसे बैठ सकते हैं, और वैसे भी क्या इन्हें यहाँ पर हॉल में आने की मनाही है क्या, और ये कैसी हिल दिलाई है मिस्टर मारवा आपने मुझे इस अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, इतने घंटे पहनने के बाद तुम्हें ये हील अब खराब लग रही है अनिका, वाह सच में। वैसे केल्विन के साथ डांस करना जरूरी था क्या, क्योंकि रोहित को तो अभी भी वही बातें खटक रही थी। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, क्यों आप भी तो एनी के साथ डांस कर रहे थे ना मिस्टर मारवा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और वैसे भी मैं निखिल के साथ गई थी। यहाँ पर ये दोनों अभी ऐसे ही अपने एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो वहीं अब आयशा मारवा अब अनिका के पास आ जाती है, और वो अब अनिका के पास आकर कहती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब अनिका को एक फोरहेड किस करती है। तो वहीं अब रेखा मूर्ति भी अब अनिका की तरफ आती है, और अब वो उसकी तारीफ करती है। तो वहीं अब रिया कहती है, मम्मा पापा आप दोनों क्या शादी करके आए हैं और मुझे नहीं लेकर गए। डैड आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर आप दोनों ने फिर से दोबारा से शादी की है और अगर उसमें हमें इनवाइट नहीं किया तो फिर मुझे आपसे बात नहीं करनी। अपनी मम्मा से दोबारा शादी की है तो फिर आपने हमें भी तो इनवाइट करना चाहिए था ना, क्योंकि जिस तरह से आप दोनों रेडी हो रखे हो उस तरह से तो मुझे यही लग रहा है। इधर रिया का साथ देते हुए इधर पिंकी भी कहती है, मैं तो अपनी मम्मा पापा की शादी में थी। इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, पिंकी इस लॉजिक से तो हम तीनों भी हमारे मोम और डैड की शादी में थे। मोम कितनी प्रीटी लग रही थी ना। ये सारी ही बातें सुनकर अब यश कहते हैं, ये तो गलत हुआ मेरे साथ फिर तो, क्योंकि तुम सब ने अपने मोम डैड की शादी देखी है, लेकिन मैं तो अपने मोम और डैड की शादी में था ही नहीं।
मैं ही एक अकेला ऐसा बच गया। मैं भी उन्हें फ़ोन कर कर कहता हूँ कि उन्हें मुझे अपनी शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया था। अब ये बात सुनकर तो अब रेखा मौसी कहती है, कहाँ से कहाँ जा रही हैं ये सारी बातें। अभी के अभी बच्चों को रोको, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, रिया मोम और डैड की किसी और की शादी में गए थे, ना कि वो खुद शादी करने गए थे। और मम्मा अब थक गई है, अभी आप हमें जाने दो प्लीज। अब अनिका की इस बात पर रिया कहती है, पक्का आप दोनों ने शादी नहीं की है ना, आप पक्का किसी और की शादी में गए थे। अब रिया की इस बात पर अनिका कहती है, बेटा हम शादी करेंगे तो सबसे पहले आप तीनों को ही बुलाएंगे, और वैसे भी हमारी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है ना। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। इधर अब अनिका की बातों को सुनकर अब बच्चे भी सेटिस्फाई होते हैं, उन्हें भी उसकी बातों पर यकीन आता है और अब वो अनिका को वहां से जाने की परमिशन दे देते हैं। इधर अनिका भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं, तो वहीं उसके पीछे पीछे अब रोहित भी जाने लगता है। यहाँ कुछ ही देर में अभी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी वहां पर आ जाते हैं, और अब अर्जुन सिंह को छोड़कर सभी सीधा ही फ्रंट डोर से ही अंदर आ जाते हैं। तो वहीं अर्जुन सिंह गाड़ी को पार्क करने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। इधर अपनी बुआ को अब सामने देखकर अब रिया भूमिका से कहती है, वाओ बुआ आप भी प्रीटी लग रही हो। अब रिया की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, मैं भी का क्या मतलब है रिया, क्या तुम्हारी मम्मा आ गई हैं जो तुम इस तरह से बात कर रही हो। अब भूमिका की इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ बुआ वो आ गई हैं। तो वहीं भूमिका अब निखिल के कान में कहती है, ऐसा कैसे हो गया, अनिका तो हमारे पीछे ही थी ना, तो फिर वो हमारे से पहले कैसे आई। भूमिका ने ये कहा ही था कि तभी एक गाड़ी बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, तो वो पीछे मुड़कर जब गाड़ी को देखती है तो वो कहती है कि ये तो अभी बेसमेंट में जा रही है। खैर छोड़ो, मैं भी अब थक गई हूँ और अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वो सभी अभी वहाँ पर बच्चों को बाय बोलकर अब वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं सभी वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि अभी शादी को अटेंड कर आए थे, क्योंकि वो सभी ऑलमोस्ट थक चुके थे। इधर भूमिका जैसे ही रूम में चली गई तो अब निखिल भी साथ के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।